हम काफ़ी टाइम से नॉर्मल कंसीव करने की ट्राई कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था, तो हमने इस ट्रीटमेंट के बारे में सोचा। तो हमने इससे पहले जयपुर में ट्रीटमेंट लिया था, उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। इसके बाद हमें डॉक्टर भारती बंसल का रेफरेंस मिला मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही अटैम्प्ट किया। तो हमें मैम का नेचर और फर्टिलिटी सेंटर बहुत अच्छा लगा, यहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डॉक्टर भारती बंसल, क्योंकि उनकी वजह से ही जीवनश्री IVF सेंटर और की वजह से ही वो डॉक्टर भारती बंसल की हमें आज ये हमारे लिए इतनी खुशी का मौका मिला है, हमारे लिए खुशी का पल आया है। मैडम बहुत बढ़िया है, हर बंदे की सुनाई करती है, गौर से देखते हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, अच्छा इलाज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बढ़िया है। बहुत सही है, तो हमारे भगवान ही है, इसलिए बहुत अच्छे मैडम है ये तो। हम तो कोई मिले तो हम ऐसे कहेंगे कि उनसे इलाज करो। और 14 साल बाद में मेरे तो बहुत अच्छा हो गया, 14 साल बाद में मेरा बेबी हुआ इसके मैडम से, हमें तो बहुत अच्छी लगी है मैडम। मेरा नाम है नीतू, मैं गुवाहाटी से बिलोंग करती हूँ और मैं पहले भी दूसरी जगह में ट्रीटमेंट किया था, फिर कुछ फ़ायदे हुआ नहीं, इसीलिए मैं फिर लास्ट टाइम मैंने किसी ने बोले कि इसलिए मैडम के पास आई मैं। हेलो एवरीबडी, आई एम डॉक्टर भारती बंसल। मैंने अपनी MBBS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज से किया है और उसके बाद मैंने गायनी में MS की उसी सेंटर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू मुंबई और वहाँ डॉक्टर ऋषिकेश पै और डॉक्टर नंदिता पलशेटकर के साथ 3 साल तक IVF की ट्रेनिंग लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से ली। बीच बीच में अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती रहती हूँ। रिसेंटली एक अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड ट्रेनिंग अहमदाबाद से ली है, बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड जीवनश्री IVF सेंटर। इस सेंटर की शुरुआत हमने 2013 में की थी, जब हम मुंबई से यहाँ गंगानगर में शिफ्ट हुए। तो क्यों हुई इसकी शुरुआत? डेफिनेटली जैसे कि मैंने IVF से रिलेटेड ही ट्रेनिंग ली थी और इस पूरे बीकानेर संभाग में उस टाइम कोई भी IVF सेंटर नहीं था। जो भी इस क्षेत्र के पेशेंट थे, इस एरिया के जितने भी पेशेंट थे, उनको ये बड़े सिटीज़ में जैसे जयपुर है, बठिंडा है, लुधियाना या पंजाब साइड में जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। ये ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं होता और दूसरे शहर में जाके ट्रीटमेंट कराना, वहाँ जाकर 15 दिन रहना, तो उसकी कॉस्ट भी डेफिनेटली ज़्यादा आती है और पेशेंट के लिए कन्वीनियंट भी नहीं होता। तो 2013 में हम लोगों ने यहाँ पर अपने सेंटर की स्टार्ट किया। हमारे सेंटर्स की खासियत ये है कि वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं हमारे सेंटर पर उपलब्ध हैं। आई कैन से ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल अंडर वन रूफ। जैसे IVF की फैसिलिटी है, IUI की सुविधा है, एंड्रोलॉजिस्ट की सुविधा है। डॉक्टर उज्ज्वल बंसल जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने मुंबई में ही डॉक्टर रूपिन शाह लीलावती हॉस्पिटल में हैं, उनसे एंड्रोलॉजी की ट्रेनिंग ली है। तो सारी सुविधाएं एक ही सेंटर पे उपलब्ध होने के कारण पेशेंट को बहुत कन्वीनियंट रहता है। अगर ऑपरेटिव कोई रिक्वायरमेंट है पेशेंट की, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट होती है, जैसे दूरबीन से बच्चेदानी को ठीक करना या ट्यूब्स का चेक करना, वो सब भी इसी सेंटर पर उपलब्ध है। अल्ट्रासाउंड भी इसी सेंटर पर उपलब्ध है। सो
सुविधाएं अगर देखी जाए तो स्टार्ट अगर मैं करूं तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं, सारी इन्वेस्टिगेशंस की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में है। जो भी हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी रिपोर्ट सेम डे अवेलेबल हो जाती है, जिससे कि पेशेंट को दोबारा विजिट नहीं करना पड़ता। हस्बैंड की पूरी जांच, उसका सिंपल सीमेन एनालिसिस, कल्चर और हस्बैंड के जो भी मेल फैक्टर से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ट्यूबों की जांच, दूरबीन से ट्यूबों की जांच, अल्ट्रासाउंड, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड या उससे दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की जांच, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बेसिक IUI, IVF, ICSI की भी सुविधा उपलब्ध है। इनफर्टिलिटी का मीनिंग होता है कोई भी दंपति जब 1 साल तक निरंतर संपर्क में रहते हुए भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं तो इसका उस दंपति को कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रस्त हैं। अगर उसमें महिला की एज, पत्नी की एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो ये ड्यूरेशन 1 साल से घटा के मेडिकल टर्म्स में 6 मंथ्स कर दिया गया है। यानी अगर महिला की एज, पत्नी की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और लगातार 6 महीने से वो हस्बैंड और वाइफ संपर्क में हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो उसको कहा जाएगा कि ये दंपति इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है। 40% पेशेंट्स में मेल फैक्टर होता है, यानी हस्बैंड में कोई कमी होती है, और 20% पेशेंट्स में हस्बैंड और वाइफ दोनों में कमियां पाई जाती हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। ये बच्चेदानी है, ये दोनों साइड की ट्यूब्स हैं और ये दोनों साइड की ओवरी या अंडकोश हैं। अब स्टार्ट करें तो अंडा बनने में कोई दिक्कत हो सकती है। 30% पेशेंट में अंडे में दिक्कत होती है, अंडे होते नहीं है, या ओवेरियन रिजर्व, अंडे बनने की ताकत कम होती है, या अंडा अपने आप से नहीं बनता या फूटता नहीं है। 30 से 40% पेशेंट्स में ये जो ट्यूब्स हैं, दोनों साइड की नलियां हैं, ये किसी न किसी कारण से बंद होती हैं। इन्फेक्शन हो सकता है कारण, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या पहले कभी नलियों में बच्चा ठहर गया जिसके कारण ट्यूब खराब हो सकती है। 30% पेशेंट्स में इस बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बच्चेदानी के अंदर झिल्ली हो सकती है, रसौली की प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो चिपक जाती है, या बार बार अबॉर्शन के कारण ये सूख जाती है और चिपक जाती है। कुछ पेशेंट्स में ये सारे कारण कंबाइंड भी हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस या TB होती है, उसमें बच्चेदानी अंदर से सूख जाती है और ट्यूबें भी खराब हो जाती हैं। बाकी पेशेंट्स में कुछ जन्मजात बच्चेदानी की बीमारी हो सकती है, बच्चेदानी का एब्सेंट होना, ओवरीज का एब्सेंट होना, माहवारी की अनियमितता हो सकती है, या बच्चेदानी के मुंह पे कोई रसौली हो सकती है। युगल दंपति को या किसी भी कपल को कब कहेंगे कि स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उसको कब सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की? तो जैसे कि बताया मैंने, इनफर्टिलिटी कहते हैं जब भी किसी कोई हस्बैंड वाइफ 1 साल तक साथ में रहने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि वाइफ को कोई माहवारी की प्रॉब्लम है, माहवारी जल्दी आ जाती है, देर से आती है, अपने आप से नहीं आती है, या पहले उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, या हस्बैंड के पहले कभी बचपन में कोई अंडकोश पर चोट आई है, या हस्बैंड किसी कारण से, अपने प्रोफेशन के कारण से, या वाइफ अपने प्रोफेशन के कारण से दोनों साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो इस केस में उनको जल्दी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अथवा अगर वाइफ की एज, महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो उसको डॉक्टर से सलाह लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। आहार और इनफर्टिलिटी का क्या संबंध है? हम जो खाते पीते हैं, क्या उसका बांझपन से कोई संबंध हो सकता है? बिल्कुल। आजकल जैसे देखा गया है, जो टीनेजर्स होती हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं, 18-20 साल की लड़कियां, उनमें माहवारी की अनियमितता काफ़ी कॉमनली देखी गई है। इसका कारण ही ये है क्योंकि आजकल बच्चों में और यंग गर्ल्स में जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर का खाना, इन सब का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और एक्सरसाइज कम होती जा रही है। इस कारण इन सब चीज़ों का असर लड़कियों में या फीमेल्स में, स्त्रियों में अंडकोश पर पड़ता है, यानी कि ओवरीज पर पड़ता है, जिसके कारण बॉडी का हार्मोन सिस्टम खराब हो जाता है
प्रॉपर अंडा नहीं बनता, अंडा प्रॉपर नहीं बनता या एग प्रॉपरली नहीं बनता है, जिसके कारण माहवारी अनियमित हो जाती है। इसी तरह से अगर हम विलेजेस में देखें, गांव में देखें, फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ने के कारण एजोस्पर्मिया या शुक्राणु की कमी काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है। अगर यही बात मेट्रो सिटीज़ में लें तो वहाँ पर स्मोकिंग और अल्कोहल के ज़्यादा यूज़ के कारण हस्बैंड में भी पुअर सीमेन क्वालिटी का सीमेन काफ़ी कॉमनली मिल रहा है। क्या तनाव और इनफर्टिलिटी का भी कोई संबंध हो सकता है? बिल्कुल। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, मेंटली अगर स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो फिज़िकली उसका अफेक्ट ज़रूर पड़ता है। जैसे आजकल मेट्रो सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में काम के कारण, कैरियर के कारण हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। स्ट्रेसफुल होने के कारण वो प्रॉपर संपर्क में नहीं आ पाते हैं, और जो एक बड़े सिटीज़ में अगर कहें तो इनफर्टिलिटी का एक कॉमन रीज़न है। मोबाइल के ज़्यादा यूज़ से सीमेन क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता है। जैसे मोबाइल जो मेल्स हैं अपने पॉकेट्स में कैरी करके रखते हैं, उससे सीमेन क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता है, और मोबाइल की रेडिएशंस हमारी ओवरऑल हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर डालती हैं। तो मोबाइल का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। इसी तरह हमारे वज़न और इनफर्टिलिटी का भी एक गहरा संबंध है। वज़न ज़्यादा होने के कारण हमारे शरीर में हॉर्मोन्स के चेंजेस हो जाते हैं। जो हमारे महिलाओं के शरीर में अगर वज़न ज़्यादा है, उनमें अगर पेट का मोटापा है, तो उसके कारण जो मेल हार्मोन्स हैं बॉडी में वो बढ़ जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। मेल और फीमेल हार्मोन्स में असंतुलन के कारण अंडा प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। जो एग है प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होती है, जिसके कारण या तो एग प्रॉपर बनेगा नहीं या रप्चर नहीं होगा और इनफर्टिलिटी की समस्या या बांझपन की समस्या हो जाती है। इनफर्टिलिटी के इलाज में कौन कौन से कदम हैं? जब भी कोई दंपति हमारे पास इस समस्या से आता है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले हम उनकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, इस एरिया में मैंने ये काफ़ी कॉमनली देखा है, जो हस्बैंड्स होते हैं वो बीएसएफ में या आर्मी में उनकी पोस्टिंग होती है, तो वो साल में 2-3 महीने ही के लिए घर जाते हैं, और जब उनकी मैरिज को 4-5 साल हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि 5 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। जब उनको डिटेल में हिस्ट्री लो तो पता चलता है कि 5 साल में शायद 5 महीने के लिए वो घर गए होंगे। तो ऐसे कपल्स में कई बार सिर्फ यही कारण होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। तो एक डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम महिला का और पुरुष का डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। उनकी जो बेसिक जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड है, हस्बैंड का सीमेन की जांच है, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस और ब्लड टेस्ट हैं, वो कराए जाते हैं। उसके आधार पर जब हमें कारण पता चलता है कि क्यों उनको बच्चा नहीं हो रहा, क्यों उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसका इलाज किया जाता है। उस दंपति का विस्तार से हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और जांचें कराने के बाद जब हम इस रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं कि इनको ये तकलीफ़ है, किसी किसी के बच्चेदानी में झिल्ली होती है या ट्यूबों की जांच में उनमें कमी पाई जाती है, तो उसका इलाज किया जाता है। IUI या कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं? IUI का मीनिंग है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। हस्बैंड के सीमेन को वॉश करके, फिल्टर करके, जो उसमें सबसे अच्छे शुक्राणु हैं उसका एक छोटा सा टीका बनाकर बच्चेदानी के अंदर रखने को IUI कहते हैं। हिंदी में इसको कृत्रिम गर्भाधान और देसी भाषा में टीका रखने का इलाज भी कहा जाता है। इसमें मरीज़ को पहले 10 से 12 दिन दवाई या इंजेक्शन देके अंडा बनाने की प्रक्रिया की जाती है। जब वो अंडा बन के पूरा ग्रो हो जाता है, उसको रप्चर होने के लिए इंजेक्शन देते हैं और फिर उसको बुलाकर IUI किया जाता है। IUI एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें कोई एडमिशन की या भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें दर्द नहीं होता, इसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती। IUI के बाद किसी तरह के परहेज़ या आराम या टोटल बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो महिला अपना घर का काम रूटीनली कर रही है वो उसी तरीके से कर सकती है। इसके बाद कोई स्पेशल दवाइयों की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। प्रेगनेंसी होने के बाद जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में अपनी ताकत की दवाई लेते हैं और जांच के लिए जाते हैं, उसी तरह से IUI के बाद भी वही इलाज होता है। IUI को हस्बैंड के सीमेन से भी किया जा सकता है
या वो दंपति जिनके हस्बैंड में एजोस्पर्मिया या शुक्राणु बिल्कुल ना बनने की शिकायत होती है, उस केस में सीमेन बैंक से शुक्राणु का सैंपल लेकर भी IUI कर सकते हैं। इसके अलावा IUI वो कपल या वो दंपति जिसमें हस्बैंड के सीमेन की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, उनके लिए हम IUI एडवाइस करते हैं। या वो दंपति जिसमें हस्बैंड बाहर है, काफ़ी समय के लिए वो बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसे दंपति में हस्बैंड का सैंपल हम फ्रीज भी कर सकते हैं। उनके सीमेन सैंपल को फ्रीज कर लिया जाता है और फ्रीज करके जब IUI करना होता है उस सैंपल को हम थॉ करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 20% लोग ऐसे होते हैं, 20% दंपति ऐसे होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी ना होने का कोई डेफिनेट कारण नहीं होता। उनकी बच्चेदानी ठीक होती है, ट्यूबें खुली होती हैं, अंडा भी प्रॉपर बन रहा होता है और हस्बैंड का सीमेन भी ठीक होता है, लेकिन इसके बावजूद उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसे कपल्स को IUI एडवाइस किया जाता है। एटलीस्ट हम लोग एडवाइस करते हैं कि 3 से 4 साइकिल उनको IUI के लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि बच्चेदानी के मुंह की कोई डिजीज़ या बीमारी है, या बच्चेदानी के मुंह पर जख्म है, या किसी कारण से बच्चेदानी के मुंह पर कोई और प्रॉब्लम है, उस केस में हम IUI एडवाइस करते हैं। IUI एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अब तक के करीब मैंने 1000 से ज़्यादा IUI किए होंगे, उसमें सिर्फ एक पेशेंट को नली में प्रेगनेंसी ठहरी थी। बाकी ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जैसे मैंने बताया, इसमें कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, दर्द नहीं होता, भर्ती की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। IVF क्या होता है? IVF का मीनिंग है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो टेस्ट ट्यूब बेबी। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? अगर किसी कपल, कोई दंपति ऑलरेडी 5 या 6 बार IUI करा चुका है, तब हम उसको IVF की एडवाइस देते हैं। या किसी की ट्यूबें ख़राब हैं, दोनों साइड की ट्यूबें बंद हैं, तो IVF की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा IVF के इंडिकेशंस होते हैं जिसमें अगर अंडा प्रॉपरली नहीं बन रहा, या अंडा बन ही नहीं रहा, या महिला की उम्र इतनी ज़्यादा है कि अंडे बनने बंद हो गए हैं, या पुरुष में शुक्राणु की कमी है, शुक्राणु कम है, तब IVF की आवश्यकता पड़ती है। ये लुइस ब्राउन जो दुनिया की पहली IVF द्वारा पैदा हुई बच्ची है, लुइस ब्राउन, इसके खुद के अब अपने आप नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से वो माँ बन चुकी है। तो IVF की प्रक्रिया में महिला को पहले या दूसरे दिन बुलाया जाता है। उसको डेली 11 या 12 दिन हम इंजेक्शन देते हैं। इस 11 या 12 दिनों में 3-4 बार हम अल्ट्रासाउंड से उसके अंडों की मॉनिटरिंग करते हैं, एग्स की मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने बड़े हो गए। जब वो पूरे बड़े हो जाते हैं तो उनको मरीज़ को भर्ती करके, बेहोश करके और एक पतली सी सुई द्वारा अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है। उस दिन बाहर लैब में भ्रूण को तैयार करके उसको वापस बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस भ्रूण को इस तरीके से पतली सी नीडल से, पतले से कैथेटर से बच्चेदानी के अंदर दोबारा डाल देते हैं। तो IVF की प्रक्रिया में मरीज़ को सिर्फ दिखाने के लिए ही आना होता है। भर्ती सिर्फ उसी टाइम किया जाता है जब हमें अंडे निकालने होते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर OPD बेसिस पर होता है। उनको बार बार यहाँ 15 दिन रहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके इलाज में जोखिम क्या है? आजकल हर चीज़, सारी दवाइयाँ, सारे ट्रीटमेंट इतने एडवांस हो गए हैं कि कोई भी किसी भी इलाज में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होती है। हो सकता है ज़्यादा अंडे बन जाएं तो थोड़ा पेट में पानी की शिकायत हो सकती है, पर कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं होती जिसका इलाज संभव नहीं है, जो लाइलाज हो या जिसका पेशेंट की बॉडी पर लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट पड़े। जो भी समस्या होती है टेम्परेरी होती है और उसका निदान संभव है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में पहली कॉम्प्लिकेशन इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं। पर जैसे कि आजकल 2 या 3 से ज़्यादा एम्ब्रियो कोई ट्रांसफ़र नहीं करता, तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी 15 से 20% पेशेंट्स में ही देखी गई है। दूसरा, इसमें ट्यूब में प्रेगनेंसी होने का थोड़ा खतरा रहता है। तीसरा,
इसमें जैसे मैंने बताया ज़्यादा अंडे बनने के कारण ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन या पेट में थोड़ा पानी भरने की समस्या हो सकती है, पर सारी समस्याओं का इलाज संभव है। और सबकी फ्रीक्वेंसी अगर परसेंटेज देखी जाए तो क्योंकि एडवांस एडवांस ट्रीटमेंट होने के कारण समस्या परसेंटेज काफ़ी कम है। आईवीएफ में ही एक एडवांस टर्म आती है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, जिसमें आईवीएफ की प्रक्रिया के जैसे ही हम अंडे बाहर निकालते हैं और एक एक अंडे के अंदर एक एक स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये आईवीएफ से एक कदम एडवांस प्रोसीजर है और ज़्यादातर उन पेशेंट्स में एडवाइस किया जाता है जिसमें बार बार आईवीएफ कराने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही या फिर जिसमें पुरुष में शुक्राणु की काफ़ी कमी है, उस केस में हम ICSI एडवाइस करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है? हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब है बच्चेदानी की दूरबीन से जांच। दूरबीन को इसमें नीचे से डाला जाता है बच्चेदानी के मुंह से और बच्चेदानी की डिटेल में दूरबीन से जांच की जाती है। इस प्रोसीजर में कोई टाँका नहीं आता, कोई कट नहीं आता। पेशेंट को सुबह एडमिट करके दोपहर तक इसमें डिस्चार्ज कर देते हैं और इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड पेनलेस प्रोसीजर। कोई मरीज़ को कोई दर्द नहीं होता, कोई टाँका वगैरह नहीं आता है। इसके बाद किसी आराम की या बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हिस्ट्रोस्कोपी आईवीएफ के पहले हिस्ट्रोस्कोपी ज़रूरी होती है क्योंकि जैसे ये बच्चेदानी है, इसमें हम यहाँ नीचे से दूरबीन डाल के बच्चेदानी की पूरी डिटेल में जांच करते हैं। बच्चेदानी में कोई झिल्ली है, कोई पर्दा है या उसकी लाइनिंग सूखी हुई है या बच्चेदानी आपस में चिपकी हुई है या उसमें कोई रसौली है, कोई पॉलिप है, कोई गांठ है। इन सब चीज़ों का इलाज दूरबीन की विधि द्वारा या हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें कोई बच्चेदानी के ऊपर चीरा नहीं आता, कोई टाँका नहीं आता, तो बच्चेदानी ठीक रहती है। आईवीएफ के पहले इसको ज़रूरी होता है कराना क्योंकि 10-15 पेशेंट में अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होते हुए भी कोई पॉलिप या थोड़ी सी झिल्ली हो सकती है, जिसको आईवीएफ करने के पहले निकालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आईवीएफ का रिजल्ट नहीं आता। इसलिए बच्चेदानी की दूरबीन की विधि से जो जांच की जाती है उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं और ये आईवीएफ के पहले करानी चाहिए। लेप्रोस्कोपी एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, इसमें आमतौर पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इसका फ़ायदा ये है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों सेम सिटिंग में हो जाता है। मरीज़ को बार बार ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी किसी मरीज़ का इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो अक्सर ये सवाल आता है कि हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो किसी भी पेशेंट को या किसी भी दंपति को स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आधा पौना घंटा 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, अपने को रिलैक्स रखें, पानी ज़्यादा पिए, प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लें और टोटल बेड रेस्ट ना करें। टोटल बेड रेस्ट के बजाय अगर आप जो काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल है, अगर आप टीचर हैं, बैंक में हैं या आप जो भी काम करते हैं, आप उसको करते रहेंगे तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर्स ने आपको जो भी मेडिसिन या इंजेक्शन एडवाइस करे हैं उसको टाइम से लेना चाहिए। खाने में बहुत तीखा हॉट स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए, उससे एसिडिटी होती है। सेकेंडली फ्रूट्स खाने में ज़्यादा लेने चाहिए। डाइट में अगर आपको पीसीओडी है तो डॉक्टर ने आपको, डाइटिशियन ने जो डाइट एडवाइस की हुई है जिसमें कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एडवाइस की जाती है, आलू चावल मीठा तला हुआ ऑयली फ्राइड ना खाकर ज़्यादा फ्रूट्स लें, ज़्यादा पानी लें, मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं या आपको कोई जो भी स्पेसिफिक डाइट बताई हुई है वो लें। लास्ट 10 इयर्स के अंदर आईवीएफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं या इनफर्टाइल कपल्स के ट्रीटमेंट के लिए एक वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट रेंज अब अवेलेबल है। अब कोई भी दंपति ऐसा नहीं है जो निसंतान रह पाए, कोई ना कोई ट्रीटमेंट उस कपल के लिए ज़रूर अवेलेबल होता है। अगर किसी का अंडा नहीं बन रहा तो एग बैंक की सुविधा है, अगर किसी के सीमेन नील है, एजोस्पर्मिया है तो उसके लिए सीमेन बैंक की सुविधा होती है, या टीसा या पीसा उसके अंडकोश से शुक्राणु लेकर ICSI किया जा सकता है, अथवा सीमेन फ्रीजिंग की फैसिलिटी होती है जिसमें कि हस्बैंड का सीमेन लेकर हम
लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके रख सकते हैं। ऐसे सैंपल्स जो फ्रीज किए जाते हैं उनकी लाइफ 10, 12, 15, 20 साल तक जेनेटिकली वही रहती है। अगर 20 साल बाद भी उस सैंपल को निकाल के हम यूज़ करेंगे तो वो ख़राब नहीं होता। एग बैंकिंग की फैसिलिटी आजकल काफ़ी बड़े सेंटर्स पे अवेलेबल है। जो महिलाएं प्रोफेशनल अपने कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स होती हैं, जो लेट मैरिजेस करती हैं या लेट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए एग बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें कि उनके एग्स निकाल कर बहुत लो टेम्परेचर -196 डिग्री पर फ्रीज़ कर लिया जाता है। और जब वो फैमिली को अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं, जब बच्चा चाहते हैं, उस टाइम वो एग्स निकाल कर हम IVF के द्वारा उनको प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल है, जिसमें कि भ्रूण तैयार करके उसको फ्रीज किया जा सकता है। आई मीन टू से कोई भी जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो सीमेन है, चाहे एग है, या अंडे और शुक्राणु का मिश्रण जो कि एम्ब्रियो है, उसको हम फ्रीज करके रख सकते हैं। सेकेंड फैसिलिटी का अगर मैं नाम लूँ तो जैसे ICSI मैंने कहा, जिसमें एक अंडे के अंदर एक शुक्राणु को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर सीमेन में 2 या 3 ही शुक्राणु अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल, वो बाहर नहीं आ रहे, सिर्फ टेस्टिस तक ही लिमिटेड हैं, उस पेशेंट्स में भी हम हस्बैंड का सीमेन यूज़ करके IVF करके प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। जीवनश्री IVF में सीमेन फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग डोनेशन, एम्ब्रियो डोनेशन की सुविधा उपलब्ध है। IVF से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स अपने जनरल पॉपुलेशन में हैं। जैसे IVF के बाद पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। IVF के नेक्स्ट डे से ही पेशेंट अपने रूटीन के काम कर सकता है। जो अपने काम करने के लिए बाहर जाते हैं, जो टीचर हैं, बैंक में काम करते हैं, या जो किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो अपने काम पर जा सकते हैं। टोटल बेड रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी में ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा पेट को झटका ना लगे, पेट पर जोर ना पड़े, उसी तरीके से IVF कंसीव प्रेगनेंसी में हमें ध्यान रखना होता है। कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी प्रिकॉशन नहीं है कि IVF के द्वारा प्रेगनेंसी हुई है इसलिए हमें ध्यान रखना है। जितनी केयर हम अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी में करते हैं, उतनी ही केयर IVF द्वारा कंसीव प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है। सेकंड, लोगों में ये शक रहता है कि IVF के द्वारा जो बच्चा होगा वो हमारा खुद का नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। इसमें वाइफ के एग और हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेकर ही फर्टिलाइज किया जाता है और वो बच्चा 100% उनका ही होता है। अगर किसी कारणवश अगर बैंक से हम यूज़ करते हैं एग को, एग बैंक से, या स्पर्म को सीमेन बैंक से यूज़ किया जाता है, तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट के बिना यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड, लोगों में इस तरह की भावना रहती है कि IVF कराने से शरीर खराब हो जाता है, शरीर में मोटापा आ जाता है, या कमज़ोरी आ जाती है, या काम करने की क्षमता घट जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल प्रेगनेंसी और डिलीवरी होने के बाद जैसे अपने नॉर्मली काम पर लगते हैं, वैसे ही IVF में भी काम पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। जीवनश्री IVF सेंटर की लैब में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस लैब में सीमेन फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, IVF, ICSI की सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली और जयपुर से एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ विजिट करते हैं। जीवनश्री IVF सेंटर में एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभव होने के कारण सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। अगर IUI की बात लें तो 3 या 4 कॉन्जिक्यूटिव IUI कराने पर 50 से 60% केसेस में प्रेगनेंसी हो जाती है। पर ये निर्भर करता है कि पत्नी की उम्र कितनी है, ट्यूब्स की स्थिति कैसी है और अंडे कैसे हैं, एग्स की स्थिति क्या है। IVF का अगर देखें तो IVF में ये रिजल्ट 40 से 50% पर साइकिल रहते हैं। इसमें भी रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि किस कारण से हमने IVF किया और हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी है। अगर महिला की उम्र कम होती है तो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 से 35 साल, 35 से 40 साल, उस हिसाब से सक्सेस रेट कम हो जाता है। मैं डॉक्टर उज्ज्वल बंसल हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष बांझपन और नपुंसकता विशेषज्ञ।
आज मैं आपको पुरुष बांझपन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सबसे प्रथम, पुरुष बांझपन क्या है? कोई भी पुरुष अगर किसी कारण से पिता बनने में असमर्थ हो तो उसे हम आम भाषा में पुरुष बांझपन कहते हैं। किसी भी युगल या दंपति के अंदर अगर किसी कारण से बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो उसमें करीबन 30% में महिलाओं में बांझपन का कारण रहता है, 30% में पुरुष के अंदर बांझपन का कारण रहता है, बाकी बचे प्रतिशत में 30 से 40 में दोनों में कोई कारण होता है या दोनों में नहीं होता है। पुरुष बांझपन के जो मुख्य कारण है उसमें मुख्य कारण आ जाता है नपुंसकता का होना, किसी कारण से वीर्य के अंदर शुक्राणु की कमी होना, किसी कारण से संबंध ना बना पाना, या कुछ लोगों के अंदर वीर्य के अंदर शुक्राणु की मात्रा अच्छी होती है बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो शुक्राणु अंडे के अंदर घुस के उसका फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। ये कुछ मुख्य कारण है पुरुष बांझपन के। पुरुष बांझपन के जो कारण है मुख्यतः हम उनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जिन दंपतियों के अंदर नया शादी हुई रहती है उन लोगों को मालूम नहीं रहता संबंध कैसे करना रहता है, उसे हम नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज बोलते हैं। कुछ पुरुषों में वो एक कारण रहता है। बाकी बचे हुए पुरुषों के अंदर मुख्य रूप से शुक्राणु के वीर्य के अंदर शुक्राणु की कमी या उनकी क्वालिटी अच्छी होना नहीं होना या वीर्य के अंदर शुक्राणु नील होना, ये कुछ मुख्य कारण है। किसी भी पुरुष के वीर्य में शुक्राणु कम होने का कारण हो सकता है मुख्यतः आज के ज़माने में धूम्रपान, स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजप्शन, या आजकल के जो शहरी युवा हैं मुख्य रूप से वो मोबाइल या लैपटॉप का बहुत इस्तेमाल करते हैं और गोद के अंदर रख के लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं। उससे निकलने वाली गर्मी जो होती है वो अंडकोश के ऊपर असर करके वीर्य की और शुक्राणु की क्वालिटी पे असर डालती है। धूम्रपान, लेट नाइट पार्टीज, इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने वाले युवाओं के अंदर वो केमिकल आपके वीर्य की शुक्राणु की क्वालिटी के ऊपर असर डालते हैं। कुछ पुरुषों के वीर्य के अंदर शुक्राणु नील होते हैं। शुक्राणु नील होने का कारण या तो अंडकोश के अंदर शुक्राणु का मेडिकल रीजन से ना बनना या शुक्राणु से लेके जो पाइप शुक्राणु को बाहर लेके आती है अंडकोश से उसका ब्लॉक होना, ये पुरुष बांझपन के मुख्य कारण है। पुरुष बांझपन से जुड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्य मिथक है वो ये है कि आम परिवारों में कभी भी पुरुष ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे वीर्य के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि जैसा मैंने कहा 30% लोगों के अंदर पुरुष के अंदर प्रॉब्लम होती है। ये एक मेजर मिथक है। इसके अलावा जीन्स का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग आजकल के युवाओं में होने लगा है। आम पुरुष में मिथक है कि जीन्स से कुछ नहीं होता, लेकिन जीन्स से अंडकोश के आसपास का तापमान बढ़ जाता है जिसकी वजह से वीर्य की क्वालिटी पुअर हो जाती है। धूम्रपान या शराब का जो सेवन आज के ज़माने में बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। ये एक मिथक है कि इससे हमारे वीर्य की क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये तथ्य ये है कि ये आपके वीर्य की क्वालिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पुरुष बांझपन के अंदर जो मुख्य रूप से यहाँ पे फुल टाइम एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी मेरी उपलब्धता हमेशा है। बहुत सारे IVF सेंटर्स के ऊपर पुरुष बांझपन का ट्रीटमेंट जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट या फीमेल IVF स्पेशलिस्ट के हाथ में रहता है। हमारे यहाँ अलग से एक विशेषज्ञ चिकित्सक हमेशा उपलब्ध है। पुरुष बांझपन से संबंधित सब तरह की जांच, संबंध करने में या मेल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता का इलाज हम लोग दवाई द्वारा, इंजेक्शन द्वारा या पिनाइल इम्प्लांट्स की व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा शुक्राणुओं को सुई की सहायता से अंडकोश में से निकालना या बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर चेक करने के लिए बायोप्सी की जाती है। ओपन बायोप्सी मतलब चीरा दे के टुकड़ा निकाला जाता है, फिर उसको टाँके से बंद किया जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत ही महीन 18 गॉज की सुई की सहायता से वो टुकड़ा निकाल के जांच के लिए भेजा जाता है, जिसके अंदर पुरुष को घंटा या 2 घंटे के बाद में बिना किसी ड्रेसिंग के लिए हम लोग घर पे भेज देते हैं। इसके अलावा आधुनिकतम टेक्निक के अंदर जैसा पीसा, टीसा, टीसी, जिनके अंदर महीन सुई से स्पर्म निकाल के इक्सी की सहायता से फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है, वो व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। पुरुष बांझपन के इलाज में जीवनश्री IVF सेंटर के अंदर करीबन 40 से 50% केसों के अंदर सफलता हासिल की गई है। मुख्य रूप से जिन लोगों के अंदर शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी नहीं है, काउंट कम है, उनके अंदर दवाइयों की सहायता से, जिन लोगों के अंदर
पहले नसबंदी की गई है, उन लोगों के अंदर नसबंदी दूरबीन की सहायता से खोलने के अंदर भी 40 से 50% केसों के अंदर हमें सफलता मिली है। इसके अलावा नपुंसकता के केसेस के कुछ केसेस के अंदर हम लोगों ने बिनाइल इम्प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनको पिता बनने में 40 से 50% केसेस के अंदर जीवन श्री IVF सेंटर में सफलता मिली है। नमस्कार, मैं कुछ बातें आपको मेरे एजुकेशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। MBBS मैंने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया, जो राजस्थान का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है। उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद में ऑल इंडिया एंट्रेंस के थ्रू वडोदरा गुजरात से मैंने MS पास करी जनरल सर्जरी में, उसके अंदर भी मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद में ऑल इंडिया एंट्रेंस के थ्रू सायन हॉस्पिटल मुंबई से मैंने MCH यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी की डिग्री प्राप्त की। उस समय मुझे लीलावती हॉस्पिटल में डॉक्टर रूपिन शाह के साथ में एंड्रोलॉजी या पुरुष बांझपन से संबंधित चिकित्सा आधुनिकतम तकनीक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं आधुनिकतम तकनीक की सहायता से जीवन श्री IVF सेंटर के अंदर हम लोग पुरुष बांझपन का निरंतर इलाज करते हैं, जिससे हमें अच्छी सफलता दर हासिल होती है। जीवन श्री IVF सेंटर बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री गंगानगर में स्थित है। यहाँ पे पुरुष बांझपन के अलावा मैं यूरोलॉजी की सेवाएं भी प्रदान करता हूँ, जिसके अंदर किडनी के स्टोन्स, यूरेटर के स्टोन्स, गदूद या प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं, किडनी कैंसर, गदूद का कैंसर, इन सब चीज़ों की हम लोग सुविधाएं प्रदान करते हैं। आधुनिकतम मशीनें और आधुनिकतम ऑपरेशन थिएटर हमारे यहाँ उपलब्ध है। गंगानगर के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट जो गंगानगर में किया जाता है, उस टीम का भी मैं एक हिस्सा हूँ। और गंगानगर राजस्थान में दूसरा जिला है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट जयपुर के बाद में किए जाते हैं।